दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड 2024 सामाजिक विज्ञान द्वितीय पाली का सभी ऑब्जेक्टिव्स के आंसर देखेंगे। इस वीडियो में मैं 80 के 80 ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो भी आ चुकी है जो इसमें मैंने प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव्स को बताया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सभी प्रश्नों को आपको आंसर एक एक चीज़ को मैं देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को करके। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं दिया है, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1768, ऑप्शन बी 1848 और ऑप्शन सी 1868 और 1911। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी व्यय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए चक्रीय प्रवाह का जो उत्पादन है वो इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बोल रहा है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो गाइस मतलब ये दोस्तों आप देख सकते हो ये फर्स्ट सीटिंग का सेम उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में यही क्वेश्चन पूछा था और उल्टा इसका पूछ दिया यहाँ पे। तो आय और उपभोग का अंतर जो है हमारा बचत कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 वो बोल रहा है कि सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों की शुरुआत किस देश से हुई थी। ठीक है, सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों का जो शुरुआत था वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बांग्लादेश करेक्ट आंसर है। ठीक है, बांग्लादेश से हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो प्रथम पाली में पूछा गया था वो सबसे ज़्यादा योगदान पूछा गया था। ठीक है, और इसमें पूछा सबसे कम योगदान। ठीक है, तो सबसे कम जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे वाले क्षेत्र का है। तो हमारे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है। ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है। तो शिक्षा दे दिया है, स्वास्थ्य है, नागरिक सेवा है और यातायात है। ठीक है, इसका स्वास्थ्य एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका स्वास्थ्य एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है कि ये सवाल में अगर आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, उस सवाल पे दोबारा से देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा और ऑप्शन सी हनोई, ऑप्शन डी पेरिस मतलब पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, जिनेवा जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 8वां राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ठीक है, राष्ट्रीय आय मतलब हमारे देश की एक साल में जो इनकम होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। पारिवारिक आय ये तो होगा नहीं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों की आय ये भी नहीं। सरकार की आय नहीं, सरकार की नहीं, ये जनता की आय होती है। ठीक है, एक साल में किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 8 का है वो आपका डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, 9th का जो ऑप्शन नंबर आपका आप देख सकते हो सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9th का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि महासागर तल में कंपन का संबंध है। देखिए अगर आपका भूमि में कंपन होता है तो भूकंप कहलाता है। ठीक है, उसी तरह महासागर में जब कंपन होता है तो वहाँ पे सुनामी आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे काटा गया, ये सुनामी जो है करेक्ट आंसर इसका। टेस्ट 10 का आपको बी नंबर ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है 11 मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया है। जो मेघालय है वो किस राज्य को काटकर बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा असम। ठीक है, असम को काटकर बनाया गया, ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का राज्य को और संघ को। ठीक है, राज्य सूची और संघ सूची दोनों ही मिलकर समवर्ती सूची का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर। ये तो बहुत काफी इजी पूछ दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर
आधारित शासन है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी तानाशाही, और ऑप्शन सी लोकतंत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लोकतंत्र एकदम करेक्ट है। ठीक है, लोकतंत्र आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा के सदस्य, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी मुखिया और पंच, और ऑप्शन डी पंच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि सप्तदलीय महागठबंधन कहाँ बनाया गया? तो सप्तदलीय महागठबंधन कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, और ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेपाल। ये नेपाल में बनाया गया था। ठीक है, ये जो बनाया गया है ये गलती काटे, मतलब ये गलती बनाया है जो भी जिसका भी पेपर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपका कौन सा सेट है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी सेट हो, आपका प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मिलाते रहिएगा, आपका सारा प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु यहाँ पे दिया है, ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यही हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर है। फर्स्ट में ही गोपाल कृष्ण गोखले, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैं अधिक ऑप्शन ना अधिक टाइम लेता हूँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? कौन इनमें से जो है मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन ब्रिटेन, जर्मनी देखिए यहाँ पे जर्मनी जो है ये मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है, ये मित्र राष्ट्र बाहर का राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो बोल रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है बांग्ला, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। तो संवाद कौमुदी जो था इसका जो प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है वो बोल रहा है कि भारत समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो वारेन हेस्टिंग्स, और दूसरा है चार्ल्स मैककॉफ, ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स मैककॉफ। ठीक है, ये जो हमारा है करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यह संबंध किससे है? ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। इसका जो अवलंबन किया था वो विश्वमार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर जो सी है। जिन्होंने टिक किया होगा वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया किस देश के अधीन था? ये आपका हिस्ट्री का बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, और ऑप्शन डी पोलैंड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पोलैंड एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है 23 नंबर। बोल रहा है ब्रेस्ट लिवोसक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो ये जो 23 है उसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देख सकते हो, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है ये रूस और जर्मनी, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। अगर आपने डी किया है तो आपका एक नंबर कहीं नहीं गया है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? ठीक है, तो 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो ये जो विलियम प्रथम था वो जर्मनी का सम्राट बना था आपको। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद एकदम करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 26 है। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1965। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1930। ठीक है, 1930 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये गलती किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि भारत की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? ठीक है, यानी भारत का सड़क सबसे किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी कर्नाटक और सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है काफ़ी मतलब ये सटीक आंसर है क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र यही है और यहाँ पे भी सड़कें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? ठीक है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो ऑप्शन ए लाइफ जैकेट, अग्निशमक यंत्र, रस्सी या बैंडेज और टेप। ठीक है, तो जो प्राथमिक उपचार होता है इसको फर्स्ट एड बोलते हैं, वो बैंडेज और टेप ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, 29 का डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि असवान बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, असवान बांध किस नदी पर बना है? ये भी तो बहुत काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया। ऑप्शन ए है नील दिया है, ऑप्शन डी अमेजोन दे दिया है, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नील नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और 31 चलते हैं। बोला कि रिक्टर पैमाना का उपयोग आपदा में किस में होता है? बताइए, रिक्टर पैमाना, ये तो काफ़ी इजी सवाल पूछा है। रिक्टर पैमाना जो है भूकंप के तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो 31 का है ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वी बिहार का प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? जो हमारा पूर्वी बिहार है वो किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सूखा। यहाँ पे सूखा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, वो सूखा से ग्रसित रहता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है 33, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? बताइए, इंदिरा गांधी नदी जो है किस राज्य में स्थित है? मतलब नदी वाला काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन पूछा गया और ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लगभग में हर साल ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हिमाचल प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 34 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो है। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक एक करके करा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 आप लोग देखिए, बोल रहा है कि भारत किस खनिज का उत्पादन के लिए विश्व में अग्रणी है? ठीक है, यानी भारत किस खनिज के लिए विश्व में सबसे आगे है? तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है अब्रक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो अब्रक ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी किया तो ठीक है, 35 का डी कन्फर्म एकदम। ठीक है, चलिए 36 अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज का मतलब अयस्क होता है, जो इसका खनिज होता है एल्युमिनियम का, वो बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो 36 का आप भी यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये भी बहुत देखिए फिर नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी आसान सवाल है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। ठीक है, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपका इस टाइप से है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, दक्षिण भारत का जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 का, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 39 वो बोल रहा है कि वैश्वसवेया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए दिया है स्लेमा, ऑप्शन डी भद्रावती, ऑप्शन डी विजयनगर और ऑप्शन डी दुर्गापुर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दुर्गापुर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? ठीक है, कौन सा शिपयार्ड जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? ऑप्शन ए मझगांव, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 40 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मझगांव। ठीक है, ये जो है आपका भारत का शिपयार्ड के लिए युद्धपोत बनाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ तक 40 तक कंप्लीट हो गया और हमें 40 ही करना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव्स का पूरा आंसर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं। बोल रहा है
कोपरा, ठीक है। कोपरा जो है क्या है, कोपरा क्या है? ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मानव विकास सूचकांक और उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी सहकारी बैंक और ऑप्शन डी भूमि बंधक बैंक और ऑप्शन डी नाबार्ड, ठीक है। तो ये जो 42 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बोल रहा है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई, ठीक है। मतलब उस टाइम शासनकाल में कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कार्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, लुईस 16वें को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। लुईस 16वें को फांसी कब दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 44। ये तो काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया, हर बार मतलब ये हम लोग पढ़े हैं किताब में। तो इसे दी गई थी 1793 में, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस पे एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? बताइए नई आर्थिक नीति, एकदम जो एकदम इजी से इजी सवाल, NEP नई आर्थिक नीति, ठीक है। ये लेनिन द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, यानी उसके बाद कौन राजा बना था वहाँ? तो ये भी एकदम काफ़ी इजी सवाल पूछा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रॉट्स्की एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले तरफ जो क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है पोट्सडम की घोषणा किसके बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जापान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सर्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी मवेंद्रनाथ राय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48 का वो होगा आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है, चित्तरंजन दास एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मोहत समिति, तेंदुलकर समिति और नरसिंहत्तम समिति, चैलाया समिति, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको किसी सवाल में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं उस सवाल को दोबारा से चेक करूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा 50 जो है वो इस प्रकार से है कि कौन सा संवैधानिक शोधन नागरिक स्थानीय स्वसाधन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है 75 और ऑप्शन बी 74वां, ठीक है। 73वां और 72वां। तो इसका आई थिंक इसका होगा 74वां, ठीक है। इसका आप लोग मिला लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हूँ, लेकिन इसका आई थिंक इसका होना चाहिए आपको 74वां, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था, ये एकदम कंफर्म है। 51 का आपका उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए एकदम कंफर्म है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 52 बोल रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के हाथ में होता है आपातकाल की घोषणा करना। तो 52 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा ए है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि किस देश में संघात्मक जो है शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो किसमें नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी बेल्जियम और ऑप्शन जो डी है स्विट्जरलैंड। देखिए इन सभी में संघात्मक जो है शासन व्यवस्था है केवल चीन को छोड़ के, ठीक है। ये चीन जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए क्या अगले प्रश्न पे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 54 है वो बोल रहा है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है वो ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। ये काफ़ी पुराना राजनीतिक दल है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी बेल्जियम, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है, ठीक है। यानी इसका कौन सा गुण है जो अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? ऑप्शन बी समानता और स्वतंत्रता का पोषक,
और ऑप्शन बी है जो जनमत, ऑप्शन डी मतभेदों की सामंजस्यता, और ऑप्शन जो है डी है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ से अब हो गया, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन, हमारा कुछ इस टाइप से है 57 देख सकते हैं। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, तो अजैविक संसाधन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ए है मानव, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी नदी, और ऑप्शन डी पेड़। ठीक है, ये सभी जीव हैं और ये जो नदी है ये निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेगुर किसे कहते हैं, तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो यहाँ पे काली मिट्टी जहाँ पे भी है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 58 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो शरावती नदी घाटी, देखिए फिर से नदी घाटी परियोजना से आया, मतलब तकरीबन इसमें कितने सारे नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हो 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो इसे भी याद कर लेना। जो शरावती नदी घाटी परियोजना है ऑप्शन नंबर बी इसका कर्नाटक जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, कर्नाटक जिसने टिक किया होगा उसका एक नंबर एकदम फिक्स है यहाँ पे। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24.62% एकदम वन से ढका हुआ है, बाकी मतलब यहाँ पे जो है बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है, तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, और ऑप्शन सी नागालैंड, और ऑप्शन डी त्रिपुरा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है, असम जो है एकदम इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो बोल रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। 62 है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1987, और ऑप्शन डी 2002 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2002 में एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो बिहार में सबसे जो भयंकर भूकंप आया था वो 1934 में आया था, ऑप्शन नंबर डी एकदम कन्फर्म है। ठीक है, ये एकदम 1934 में आया था, और गुजरात में 2001 में आया था, जो कि हमारा फर्स्ट सीटिंग वाले पेपर में आया था। ठीक है, सेकंड सीटिंग का आपका यही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 64 निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। ठीक है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी कलहगांव, और ऑप्शन बी काटी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए है बरौनी, एकदम कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक नंबर मिल जाएगा अगर आपने ठीक किया होगा तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 65 कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ठीक है, आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में कौन से प्रमुख है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कृषि वगैरह सबसे ज़्यादा होती है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र जो है एकदम कन्फर्म है। ठीक है, 65 का जो ए है वो कन्फर्म है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। ठीक है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी विनिर्माण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न कि दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार किस देश की मुद्रा है, ये बताइए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा है। दिनार मतलब ये किताब में आपका पढ़ाया गया था, मैं मतलब किताब मैंने आपका दिखाया था तो इसमें पढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका इराक एकदम कन्फर्म है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है 68। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अभी तक 68 तक, और अभी तक आपने वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 68 है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन ए 1996 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 12, और 12 से 17। तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 7 से 12, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र। गैस और बिजली देखिए ये आपका उद्योग धंधों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके हमें रख लेंगे द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक विकास, और इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी, भारत की पहली जो मानव रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है द्वितीय क्षेत्र को डॉट 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 72 है क्वेश्चन। द्वितीय क्षेत्र को डॉट 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 नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया पिछले कुछ क्वेश्चन में कि औद्योगिक क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका कन्फर्म है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन है विक्टर एनमुल, नेपोलियन, चार्ल्स दसम और इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आपका हो जाएगा विक्टर एनमुल। ठीक है, विक्टर एनमुल जो है सार्डिनिया का शासक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंगल्स ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कन्फर्म है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन था? देखिए, इटली के मसीहा जो है वो मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नायक बोल दिया तो यहाँ पे लड़के कंफ्यूज जाते हैं। नायक जो है हमारा वो गैरीबाल्डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये 75 जो है इसका हो जाएगा सी। ठीक है, और मसीहा जो होता है वो आपका मेजनी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 1917 की पहली रूस की क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो ये हमारा जो है 1917 की रूस की क्रांति को किस नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो कंफर्म है। ठीक है, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगला चलते हैं 77वां जो प्रश्न है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता था? ठीक है, उदारवादी कौन सा नेता था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल ये जो हमारा था उदारवादी नेता था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 78 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? किसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार और ऑप्शन डी दिल्ली समझौता, ऑप्शन डी मेंटेयू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का वो होगा आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो बोल रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थित हुई थी? ये तो बॉम्बे में स्थित हुई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा बॉम्बे है कि नहीं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, बॉम्बे को अब मुंबई नाम से जाना जाता है और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कन्फर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कन्फर्म है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया था? तो चलिए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 80 प्रश्नों का यहाँ पे हम लोगों ने आंसर कंप्लीट किया। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज आपका जो यहाँ पे स्टेप से यहाँ पे इस चैनल पे वीडियोस का आंसर मिलते रहेंगे और कल के भी जो हमारा प्रश्न होगा उसका भी इसी तरह से मैं सोल्यूशन दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।